हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस लवर्स। इस वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर को हम पूरा रिवाइज करेंगे हमारे हैंड रिटन नोट्स के साथ। इन नोट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकें और अपनी रिवीजन कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखेंगे। कुछ कन्वेंशनल होंगे, कुछ नॉन कन्वेंशनल होंगे। जो कन्वेंशनल होंगे उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं, और जो नॉन कन्वेंशनल है उन्हें हम रिन्यूएबल भी बोलते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हम नया प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। और कुछ है जो एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाएंगे और वो काफ़ी दिनों बाद बनेंगे, उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी कि वो जो नए नहीं बन सकते। तो इस तरीके से हम काफ़ी टाइप के देखेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। उन्हीं में से हमारा एक टाइप है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और बैड सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है, उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जो सभी से जो अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके, स्टोर किया जा सके, ईजी हो जो ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में। तो इसलिए जो गुड फ्यूल होता है वो ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट होता है। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी हाई होती है, यानी कि वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जब वो बर्न किया जाता है। उसके अंदर जूल्स ऑफ हीट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो यानी कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, उसका मतलब कि बर्न करने पर कितनी एनर्जी देगा वो ज़्यादा होती है। वो इकोनॉमिकल भी होगा, यानी कि सभी से इजीली फीजिबल होगा, सभी उसको अफोर्ड कर पाएंगे। और जो गुड फ्यूल है वो एक्सेसिबल भी होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि कई किलोमीटर दूर बाद कोई जगह है वहाँ पे कोई गुड फ्यूल है और आधे से ज़्यादा लोगों को तो वो एक्सेस ही नहीं है। सभी के पहुँच में होना चाहिए बेसिकली जो रिसोर्स है, जो हमारा गुड फ्यूल है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज़ मीथेन। जो बायोगैस होती है उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उनकी सबसे ज़्यादा जो उसके अंदर गैस पाई जाती है वो होती है मीथेन। और सीएनजी में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो होती है मीथेन। इन दोनों में बेसिकली मीथेन होती है। जो हमारी सीएनजी है उसमें 75% मीथेन होती है, हमारी जो बायोगैस है उसमें 50% मीथेन होती है। जो हमारी जो बायोगैस है और सीएनजी उन दोनों में मीथेन पाई जाती है, ये बताने की कोशिश की है यहाँ पे। वाई वी आर लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हम इतने ज़्यादा सोर्सेज ऑफ एनर्जी के क्यों तलाश रहे हैं। हम देखेंगे कि हमारे अराउंड जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो एग्जॉस्टेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम ले लें, नेचुरल गैस ले लें, ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे हमारी अर्थ पे, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेंगे बनने में दोबारा, क्योंकि ये जब पहले बने थे जब इन्होंने मिलियंस ऑफ ईयर्स लिए थे। सोर्स ऑफ एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि हमें अपना जो गुजारा है वो तो करना है सभी को। बिना सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो कोई ज़िंदा नहीं रह पाएगा। एनर्जी तो सबको चाहिए अपने काम करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हीट के लिए, कुकिंग के लिए, हर चीज़ के लिए हमें वो सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इसलिए हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तलाश रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। फ्यूल्स जो हैं, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। बहुत मिलियन साल पहले जब वो हमारी जो वेजिटेशन थी वो दब गई थी, तो उसकी वजह से जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो गई थी। और जो सी में जो ऑर्गेनिजम्स है जब वो मर गए थे और नीचे उनकी लेयर्स बन गई थी, उनके ऊपर सोइल इकट्ठी होती गई, तो वहाँ पे वो बन गए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इस तरीके से जो हमारे डेड रिमेन्स हैं वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। दीज आर लिमिटेड इन नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्टेड। ये हमारी लिमिटेड है काफ़ी, यानी कि एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा आ जाएगा हमारी अर्थ पे। कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के। फॉसिल फ्यूल SO2 इस तरीके की गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ये जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स है बर्न होने पर। और ये जो गैसेस है ये काफ़ी हार्मफुल होती है हमारे एनवायरनमेंट में। दे कैन कोज रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, स्किन इरिटेशन, कंजेशन, आई इरिटेशन, सोइल एरोजन, डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, डिसएडवांटेजेस फॉसिल फ्यूल्स की। ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमें अफेक्ट करते हैं डेली लाइफ में। थर्मल पावर प्लांट्स में होता है क्या कि जो हम वाटर को बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं और उसके अंदर जो स्टीम निकलती है वो टरबाइंस को रोटेट करती है, और फिर जो जनरेटर है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। इस तरीके से जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है वो चलता है। उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी है, जैसे जो हमारी हीट एनर्जी थी फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और फिर बाद में वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, इलेक्ट्रिक मतलब कि बिजली, यानी कि जब हम पानी की जो फ्लो है उसे टरबाइन रोटेट करके बिजली बनाते हैं, तो इस तरीके से जो हमारा एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आप देखिए
कि यहाँ से हमने एक बीच में एक रेंच छोड़ दिया ताकि इसके अंदर से जो हमारा वाटर है वो पास हो सके। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजर्वोयर है पानी का। यहाँ से जब वो पानी फ्लो होगा इसमें तो क्या होगा, यहाँ से हाई प्रेशर में आएगा पानी और टरबाइन जो है वो उसको रोटेट करने लग जाएगा। और जैसे टरबाइन रोटेट होंगी फिर क्या होगा, वो जो जनरेटर है वो काम करने लग जाएगा। वो जनरेटर जैसे काम करेगा, जो हमारी पावर स्टेशन है वहाँ पे हमें बिजली पहुँच जाएगी और वो बिजली घर घर में पहुँचा दी जाएगी। इस तरीके से जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो काम करता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे बायोमास और बायोगैस के बारे में। बायोमास क्या होता है? बायोमास होता है बेसिकली जो एनिमल्स का जो रिमेन्स होता है, फीकस, उसे हम बोलते हैं बायोमास। जो एनिमल का इजेस्टेड मटेरियल होता है वो एक बायोमास होता है। बायो मतलब कि ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड और मास मतलब कि कोई भी मटेरियल। द फ्यूल्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस्ड। ये कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल के प्रोड्यूस से बना सकते हैं हम इन फ्यूल्स को, उनके प्रोड्यूस से। द सोर्सेज ऑफ दिस फ्यूल्स आर कॉल्ड बायोमास। इनकी जो सोर्सेज हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोमास। डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोमास आर इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। ये काफ़ी ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे बायोमास हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू स्टोर। ये स्टोरेज भी इनकी काफ़ी ईजी नहीं है, क्योंकि ये जो गैस होती है इनकी स्टोरेज सभी की ईजी नहीं होती। मेनली स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्टेनिंग बायोगैस। देखिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर टाइप में पढ़ेंगे ताकि हमारी रिवीजन भी हो सके बोर्ड के लिए। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्टेनिंग बायोगैस फ्रॉम एनिमल डंग एंड प्लांट प्रोडक्ट। द गैस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एग्रीकल्चरल वेस्ट, सीवेज वेस्ट, वेजिटेबल पील्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड बायोगैस। इनसे जब हम एनर्जी निकालते हैं, फ्यूल्स बनाते हैं, तो वो हो गया हमारा बायोगैस। एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस देखेंगे हम यहाँ पे। इसको बेसिकली गोबर गैस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स का डेड रिमेन्स है उसी से ये गैस बनती है। उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये हमारा गोबर ही होता है, इसलिए इसको गोबर गैस भी बोलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस देखेंगे हम यहाँ पे। बर्निंग ऑफ बायोगैस लेफ्ट नो रेजिड्यू। ये कोई भी रेजिड्यू लेफ्ट नहीं करता है गैस को। जब हम बर्न करते हैं या तो बहुत ज़्यादा कम रेजिड्यू बचता है, क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है, इसलिए रेजिड्यू तो बचता है, या फिर रेजिड्यू बचता ही नहीं है। इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। जो हमारा बायोगैस निकलती है जिस डंग से, उस डंग को हम बाद में एक गुड सोर्स ऑफ मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ फर्टिलाइज़र वो हमारे काम आ सकता है एग्रीकल्चर में। इट डज़ नॉट हार्म द नेचर, इट इज़ इकोनॉमिकल। ये ईजिली फिजिबल है और ये नेचर को भी हार्म नहीं करता। ग्रीन फ्यूल है बेसिकली ये हमारा। हाउ इज चारकोल प्रिपेयर्ड? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वुड को हीट करते हैं तो एक ब्लैक कलर का वोलेटाइल सब्सटेंस निकलता है जो एक कार्बन का एलोट्रोप होता है। उस एलोट्रोप को हम बोलते हैं चारकोल। हमने पहले पढ़े थे डायमंड, ग्रेफाइट, वैसे वो भी हमारे एलोट्रोप्स होते हैं कुछ। ऑल्सो वी गेट गैस एंड तार। और इस आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर। आर देयर प्लेसेस वेयर सोलर कुकर वुड बी लिमिटेड यूटिलिटी। एडवांटेज हम यहाँ पे देखेंगे। दे मेक यूज़ ऑफ नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी बाई सोलर एनर्जी। यानी कि हमारी जो नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं की जा सकती है। दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन। ये हमारे जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रक्ट नहीं करती। उसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो हमें रह जाते हैं, लेकिन अगर हम और किसी तरीके से हम हीट करेंगे तो हमारे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स तो चले जाते हैं हीट के साथ, और वो पोल्यूशन भी नहीं करते हैं। वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, मतलब कि नॉन रिन्यूएबल। डिसएडवांटेज देखेंगे हम सोलर एनर्जी के। वी कैन नॉट यूज़ दैम ऑन क्लाउडी डे एट नाइट, या फिर इलाके में सनलाइट कम हो वहाँ पे हम सोलर एनर्जी को तो यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनर्जी सन से निकलती है और जहाँ पे सनलाइट आएगी ही नहीं तो वहाँ पे हम यूज़ कैसे करेंगे इसको। द डायरेक्शन ऑफ सोलर कुकर हैज़ टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू सन्स डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन देखनी पड़ती है हमें एक बार कि किस डायरेक्शन में हमें उसे रखना पड़ेगा। जो हमारा सोलर कुकर है, जो सोलर कुकर्स हैं वो लिमिटेड यूटिलिटी होती है। कहाँ पे? जहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट होता है और जहाँ पे क्लाउड रहते हैं पूरे साल, वहाँ पे हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। सोलर को उसे हम अंदर से ब्लैक पेंट करते हैं, क्योंकि जो हमारी ब्लैक कलर है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जो वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो हमें तो हीट तो चाहिए ही, हमें हीट ही तो चाहिए ताकि हमारा खाना पक सके। इसलिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हीट को एब्जॉर्ब करें, इसलिए हम वहाँ पे ब्लैक जो कलर है उसे हम पेंट कर देते हैं अंदर का सोलर कुकर से। सोलर कुकर की जो आउटर कवरिंग है वो ग्लास से बनी होती है।
एक मिनट, यहाँ पे हमारा सोलर कुकर था और यहाँ पे हमने बाहर गैस की बना दी, तो क्या करेगा ग्लास की, सॉरी, दे हेल्प टू रिटेन हीट इनसाइड। यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल हीट अगर अंदर चली भी गई, इस तरफ हीट चली गई, इस तरफ ऐसे फॉर एग्जांपल इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे आई, तो यहाँ पे जो हीट है वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। हीट जो रेडिएशन है वो निकल नहीं पाती, इसलिए जो हीट है उसको अंदर तो जाने देगा लेकिन उसे बाहर नहीं निकलने देगा, बिकॉज इट, तो वो बाहर नहीं आ पाती बेसिकली रेज जो है हमारी, क्योंकि बाहर जो है हमारी जो ग्लास है वो अड़ जाता है ग्लास, और ग्लास जो है वो लॉन्ग रेडिएशन वाली हीट को बाहर नहीं आने देता। आगे हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में। टाइडल नाम से पता लग रहा है टाइड, ओशन के जो आसपास टाइड्स होती हैं, टाइड्स मतलब कि कभी कभार जो बाहर आ जाता है और कभी कम हो जाता है, इनको हम टाइड्स बोलते हैं, ओशन पे होती हैं ये। तो इनकी वजह से हम टरबाइन्स को रोटेट कर सकते हैं और अपनी एनर्जी बना सकते हैं। तो ये होती है हमारी टाइडल एनर्जी। इसकी जो है ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इसकी, क्योंकि ये हर जगह तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इट्स इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई और इट कैन नॉट बी अप्लाइड एनीवेयर। ये जो हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो लिमिटेड होती है और इट कैन नॉट बी अप्लाइड एनीवेयर, यानी हर जगह पे अप्लाई नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल अगर कोई जहाँ पे समुद्र है ही नहीं, जहाँ पे टाइड्स ही नहीं आती, तो वहाँ पे हम कैसे बनाएंगे टाइडल पावर प्लांट। इट्स इनिशियल कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। वेव एनर्जी फिर हम देखेंगे। वेव एनर्जी वही हो गया हमारा जो टाइड्स है उसकी तरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जो हमारे सी है उसके अंदर वेव्स भी तो आती रहती है टाइड से, टाइड्स तो बहुत फास्ट आती है कि जो छोटी मोटी वेव्स आती हैं उनसे भी हम टरबाइंस को रोटेट कर सकते हैं। जो हमारी टाइडल एनर्जी है वो क्यों आती है, वो ग्रेविटेशन ऑफ मून से आती है, लेकिन जो हमारी वेव एनर्जी है वो किस लिए आती है, वो विंड से आती है। विंड जो है वेव्स को बना देते हैं और जो विंड्स है वो स्पीड में आ जाती हैं और फिर टरबाइंस को रोटेट कर देती हैं। इनकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी हैं। इट कैन नॉट बी अप्लाइड एनीवेयर, ये हमारा वही, जहाँ पे समुद्र होगा ही नहीं तो वहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे हम इसको। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की जा सकती कि सभी को एनर्जी को ये पूरा कर पाए। वेरी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सीएनजी जो है वो मेनली कंटेन्स मीथेन, एलपीजी मेनली कंटेन्स ब्यूटेन, और जो हमारी बायोगैस है वो भी मेनली कंटेन्स मीथेन। तो आप इन जो मेन पॉइंट्स हैं इनका याद रखिएगा। अगली हमारी जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल, जियो मतलब कि अर्थ और थर्मल मतलब कि हीट। जब अर्थ से जो हमारी हीट निकलती है, नीचे मैग्मा रॉक्स होते हैं, नीचे लावा बहुत होता है और नीचे जो एयर है वो गर्म हो जाती है और वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। द एनर्जी विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्टीम फॉर्म्ड बाय द मैग्मा प्रेजेंट अंडर द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड से जिन जगह पे बहुत ज़्यादा चलती है जैसे गुजरात, राजस्थान, वहाँ पे हम विंड मिल्स को सेटअप करके हमारी जो विंड एनर्जी है वो निकाल सकते हैं, टरबाइंस को रोटेट करके अपनी जो जनरेटर है वहाँ से हम अपनी निकाल सकते हैं एनर्जी। एडवांटेजेस भी हैं इनकी काफ़ी सारी। इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, इट डो नॉट पोल्यूट एनवायरनमेंट, और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये इसके कुछ एडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस भी है। इट्स इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, पहला तो ये है। इट कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड इन ऑल द प्लेसेस थ्रू, ये जो हमारा जो सभी जगह पे हम इसको नहीं रख सकते। इनको हम उन्हीं जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा चलती हो। हम उन जगह पे तो विंड एनर्जी का यूज़ कर ही नहीं सकते जहाँ पे विंड चलती ही नहीं हो। तो इसलिए जो गुजरात और हमारे राजस्थान है वहाँ पे इसका मेन यूज़ होता है। मिनिमम स्पीड ऑफ विंड रिक्वायर्ड इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, जो कि हर स्टेट में नहीं पाई जाती। इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत हाई होती है, काफ़ी बड़े बड़े जो विंड मिल्स है वो सेटअप करने पड़ते हैं और वो काफ़ी महंगा पड़ता है गवर्नमेंट के लिए, इसलिए इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो हाई होती है। वेरी लार्ज एरिया इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ विंड मिल, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा एरिया चाहिए होते हैं उनमें। लेकिन कुछ क्राउडेड सिटीज़ में तो इस एरिया को मिल नहीं पाएगा, यानी कि कुछ ऐसे क्राउडेड इलाके हैं वहाँ पे बेशक हवा चलती हो लेकिन वहाँ पे विंड मिल तो सेटअप हो नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एरिया चाहिए उसको। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से क्या होता है इसके हम यूज़ देख लेते हैं एक बार। सोलर एनर्जी के, सोलर एनर्जी जो होते हैं वो स्पेस प्रोब्स, सैटेलाइट्स, सोलर हीटर्स, इनमें यूज़ होती है। जो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें हम वायर्स के थ्रू तो हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा नहीं सकते हैं, तो वो क्या करती है, वो जो सोलर है सोलर पैनल्स का यूज़ करती है और वो जो सन रेज है उनसे वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है और वो अपना काम करती है सैटेलाइट्स। इस तरीके से आपने जो देखा होगा सैटेलाइट के ऊपर कुछ इस तरीके से बोर्ड्स बने रहते हैं, वो किसके लिए होते हैं, वो कुछ और नहीं, बेसिकली वो होते हैं हमारे सोलर पैनल्स। हमें स्ट्रीट लाइट्स में भी यूज़ होता है। वट इज़ एसिड रेन, एसिड रेन हम यहाँ पे देखेंगे हाउ इट इज़ एन एसिड रेन कोज्ड।
जो हम बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, उनसे काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे SO2, SO3, NO2। ये जो एसिडिक गैसेस है, ये क्या करती है, जब ऊपर जाके क्लाउड्स में मिल जाती है, ऊपर जो वाटर हमारे वाटर वेपर्स होते हैं वहाँ पे मिल जाती है, और वो हमारी उल्टे नीचे अर्थ पे आती है, तो वो हमारी एसिड मिल जाता है, एसिडिक जो गैसेज है। तो फिर क्या होता है, जो रेन में एसिड मिल जाता है तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। वो कुछ इस तरीके से होता है, H2O जब SO2 के साथ मिल जाता है तो H2SO3 जो हमारा एसिड है वो बन जाता है, और वो वाटर में कलेक्ट हो जाता है। और ऐसे जो एसिड रेन है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, एक्वाटिक इकोसिस्टम को अफेक्ट करती है, पीएच ऑफ वाटर को कम कर देती है, माइक्रोब्स और फिशेस को काफ़ी ज़्यादा किल कर देती है ये। और ये जो एग्रीकल्चर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। बट ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या होता है, वो बेसिकली जो कुछ हमारी ऐसी गैसेज है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड डिटोनेशन ऑफ इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब जब ये कर लेते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज होते हैं जैसे CO2, NH3, ये जब गैसेज काफ़ी ज़्यादा ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देते हैं। तो ऐसे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, इससे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो जाता है अर्थ पे, और ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। इससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंज, बैड इफेक्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। द एनर्जी ऑफ ओशियन ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ ओशियन इज कॉल्ड ओशियन थर्मल एनर्जी। हम जो ओशियन जो होता है उसके काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती है डिफरेंट, तो वो क्या करते हैं, उसे कुछ लेयर्स कूल होती है, कुछ उनमें से हॉट होती हैं। तो वो जो हॉट लेयर्स जो होती हैं उनसे हम एनर्जी ड्राइव कर सकते हैं और टर्बाइन को रोटेट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, न्यूक्लियर जैसे आपको पता होगा न्यूक्लियर किससे आया है, न्यूक्लियर वर्ड आया है न्यूक्लियस से, और जब न्यूक्लियस से जब एनर्जी निकलती है उससे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियस से एनर्जी दो टाइप से निकल सकती है, एक जब दो बड़े न्यूक्लियस कंबाइन बन के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाए, और जब एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो टूट जाए दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में। तो जो हमारा जो फिजन हमने देखा था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, फिजन होता है कि एक जो सेल होता है हमारा वो दो सेल में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं फिजन। तो यहाँ पे ऐसा होता है एक जो बड़ा न्यूक्लियस होता है वो छोटे छोटे दो न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और फ्यूजन जैसा होता है, फ्यूजन वर्ड का मतलब भी होता है दो चीज़ों को कंबाइन करना। और न्यूक्लियस ये जब कंबाइन करके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन एंड स्टार्स इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। जो स्टार्स में होता है जो वो लाइट कैसे देते हैं, सन जो है सन कैसे लाइट देता है, उनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एक टाइप का रिएक्शन हमने यहाँ पे देखा कि जब दो छोटे न्यूक्लियस मिल जाते हैं वहाँ पे ऐसे रिएक्शन होते हैं, और जो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो एनर्जी हमारी अर्थ पे आती है एज सनलाइट। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे होता है, उसके अंदर बेसिकली ऐसा मेटल होता है जिसे मेटल को मिलाते ही उसके अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन की दो छोटे न्यूक्लियस जुड़ जाते हैं और एकदम से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ऐसे हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब काम करता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखिए हम न्यूक्लियर एनर्जी के। अ स्टेबल न्यूक्लियस कैन गिव एनर्जी मैनी ईयर्स। एक कोई भी स्टेबल न्यूक्लियस हो वो हमें काफ़ी सालों तक, एक न्यूक्लियस भी काफ़ी सालों तक एनर्जी दे सकता है। दिस कैन बी यूज्ड इन मेडिसिन ऑल्सो, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करने में काफ़ी सक्षम है ये न्यूक्लियर एनर्जी। डिसएडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा इसकी, इट इज़ लिमिटेड, लिमिटेड है ये, मतलब कि ये कुछ समय के बाद ये ख़त्म हो सकता है। जैसे कि सन है, सन का भी एक टाइम पे एंड आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो गैसेज है उनकी कुछ गैसेज का अभाव हो जाएगा, कुछ गैसेज कम पड़ जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए क्या होगा, इसका एक लिमिट है इसकी एक न्यूक्लियर एनर्जी की। द वेस्ट रिलीज बाई इट इज़ वेरी हार्मफुल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इस ये वेस्ट भी जनरेट करता है, हाइड्रोजन बॉम्ब से आप देख लीजिए काफ़ी वेस्ट जनरेट कर देता है, और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि वो डिग्रेड नहीं हो सकता, वो छोटे टुकड़ों में नहीं बढ़ सकता। फिर यहाँ पे हम MCQs वगैरह देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप यहाँ पे देखिए जब कभी भी कन्वेंशनल आ जाए तब आपका मतलब है कि नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल, नॉन रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल मतलब कि रिन्यूएबल। यहाँ पे आप वर्ड आ गया नॉट, नॉट आ कन्वेंशनल, मतलब कि यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल की बात की गई है, और जो नॉन कन्वेंशनल रहता है वो रिन्यूएबल होता है, कि यहाँ पे ऐसा कौन सा है जो रिन्यूएबल हो। तो यहाँ पे एक तो बायोमास, एक हमारा सोलर एनर्जी, एक विंड एनर्जी, और एक ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे हम देखेंगे जो तीनों चीज़ें हैं वो सभी हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसका ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर से हमारा नॉट अ कन्वेंशनल मतलब कि रिन्यूएबल। फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड थर्मल पावर। तो यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है वो हमारा नॉन कन्वेंशनल या फिर नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय हाइड्रो पावर प्लांट्स। कि जो वाटर होता है, वाटर के अंदर ऐसी कौन सी एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है? वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसलिए वो जो है इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे जो तेंदू लीव्स है, तेंदू एक ट्री होता है, उसकी जो लीव्स है वो यूज़ की जाती है बीड़ी बनाने में। हम यहाँ पे देखेंगे एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेज से पार्ट लिया गया है ये हमारा। फिर हम देखेंगे जो कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है वो इंडिकेट करता है कि हमारा जो वाटर है उसके अंदर काफ़ी सारे डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरियाज हैं। कैलिफॉर्म बैक्टीरिया की वजह से ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि वो कंटेमिनेटेड है या फिर नहीं। एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को, और अमृता देवी बिश्नोई ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया था एनवायरनमेंट के लिए, और उसके साथ 363 और भी थे जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी टू द एनवायरनमेंट इन 1731। तो ये एज अ 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट रिलीज ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। ये जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन होती हैं, CO2, नाइट्रोजन का होता है NO2, ये एसिडिक होती है और एसिड रेन प्रोड्यूस करती हैं। इन विच मैनर वी शुड यूज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए। उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मैनर में हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, यानी कि हमें उन्हें ठीक से देख दाख के यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, लिमिटेड वे में यूज़ करना चाहिए। टिम्बर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन पोरस प्रोड्यूसेस। गंगा क्लीनलीनेस स्कीम वॉज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन द ईयर ऑफ 1985 में पहली बार जो गंगा क्लीनलीनेस है स्कीम वो चालू की गई थी। सोलर कुकर वॉल्स आर थिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? सोलर कुकर वॉल्स आर थिक सो दैट टू स्टॉप द लॉस ऑफ हीट, यानी कि वो उससे हीट बाहर ना जा सके। साथ ही वहाँ पे जो ग्लास है वो भी होते हैं, उससे हीट बाहर ना जा सके, इसलिए जो है वो सोलर कुकर वॉल्स है उसकी जो वॉल है वो थिक होती है। सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज फॉर फ्राइंग, फ्राई में यूज़ नहीं हो सकता। वो फ्राई में बेसिकली तेल वगैरह चाहिए होता है या फिर उसे बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होता है, इतनी हीट वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, वो सिर्फ कुकिंग कर सकते हैं। प्लेन मिरर्स आर यूज इन सोलर कुकर एंड प्रिंसिपल ऑफ सोलर कुकर इज ब्लैक सरफेस गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ब्लैक सरफेस जो है ब्लैक कलर का वो अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को। ये था हमारा इस चैप्टर में, और इस चैप्टर को हम पूरा रिवाइज कर दिया एक ही वीडियो में, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में हमने इसे रिवाइज कर दिया। सो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आई हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हमें कमेंट में लिख के बताइएगा आपको किस टॉपिक पे डाउट लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।